यही पता लगा लिया जाए कि डुप्लीकेट नाम है या फिर जो शिफ्टेड हैं उन्होंने तो वोट नहीं दिया और डुप्लीकेट ने 2-2 बार तो वोट नहीं दिया। बोलिए बोलिए। सारे प्रश्न हमारी तरफ हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मैं हूँ यासर मलिक। मतलब मैं अच्छा जांच करवाने में क्या दिक्कत है आरपी सिंह जी? तो उसका कि कुंदरकी के जो प्रमाण है वो पूरी तरह साबित करते हैं कि फ्रॉड था वो चुनाव। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करने वाली बात है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो मेरे पास इलाज नहीं है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। इलेक्शन कमिश्नर ने जुमला फेंक दिया, मैं 1.5 लाख लोगों को कैसे नोटिस दे दूं। भाई साहब, आपसे नोटिस देने को कोई कह ही नहीं रहा था। वो दिन जाने वाले हैं, हटते ही इतनी कलैयां खुलेंगी कि इन्हें भी पता है। कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे। जब कोई एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछता है तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे घबरा जाते हैं आप लोग ये देखेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर एंकर मानक गुप्ता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से जांच की बात की, जांच का सवाल उठाया, जांच का सवाल किया, तो बीजेपी के प्रवक्ता क्यों घबरा जाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता क्या जवाब देते हैं। उसके बाद इस डिबेट में बहुत ज्यादा तीखी बहस हो जाती है। कांग्रेस का प्रवक्ता और एंकर मानक गुप्ता दोनों मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता की बखिया उधेड़ देते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर जो याचिका करता थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था योगेंद्र यादव, उन्होंने भी इस डिबेट के अंदर बहुत शानदार तरीके से सारी सच्चाई बताई है, सारी बातों का खुलासा किया है और आगे क्या होने वाला है और कितना बड़ा ये मुद्दा बनने वाला है, इसका कहां तक एंड होगा या नहीं होगा, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में इस डिबेट में सच्चाई बताइए। तो आप लोग पूरी डिबेट देखिए और बीजेपी के प्रवक्ता की एंकर मानक गुप्ता ने कैसी हालत पतली कर दी है वो भी देख कर जाइए। तो पूरी डिबेट देखिए। योगेंद्र जी, आपने आर्टिकल जो लिखा मैंने उसकी प्रमुख बातें बताई और वाकई योगेंद्र जी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखिए जी सबूत अभी तक बेईमानी का एक भी नहीं है और योगेंद्र जी रोज ये कहने लगते हैं कि भाई वोट चोरी, आप उसके सुर में अपना सुर मिलाने लगते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस आर्टिकल में लिख दिया योगेंद्र जी कि अभी तक सबूत जो आए हैं उनसे सिर्फ शक पैदा होता है, बेईमानी या वोट चोरी साबित नहीं होती है। योगेंद्र जी शुक्रिया मानिक भाई। कई चीजें हैं, आखिरी बात से ही शुरू करता हूं। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं बहुत चिंतित हूं पिछले कुछ हफ्तों से इस वोट चोरी वाले मामले को लेके। चिंतित इसलिए हूं कि इसका कोई एंड गेम नहीं है। बाकी हर चीज का एंड गेम होता है, चुनावी दंगल का एंड गेम होता है, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। ये जो चल रहा है इसका अंत में होगा क्या, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, मुझे बहुत चिंता होती है। बाकी चीजों पे आप पोजीशन लेते हैं, एक पार्टीजन पोजीशन भी हो जाता है। और मैंने बार बार कहा है कि चुनावी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का जो सवाल है, चुनाव सही है चोरी हुई, इस सवाल के ऊपर बेहद सावधानी, सामान्य से कहीं ऊंचे दर्जे की सावधानी बरती जानी चाहिए दोनों तरफ से। जो आरोप लगाए उन्हें भी और जो जवाब दे उन्हें भी। अब तक जो आरोप लगाए गए, जैसा आपने पढ़ के बताया, ये आरोप सामान्य से ज्यादा वजनदार है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिहाज से, आरोप जिस तरह के प्रमाण दिए हैं उसके लिहाज से। वो जो आपने पनवेल और कुंदरकी का जिक्र किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनवेल में ये सारे आरोप चुनाव होने से पहले लगाए गए थे, सबूत दिया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग को पूरा प्रमाण दिए थे कि इतने हजार लोग फर्जी हैं, चुनाव से पहले, बाद में नहीं। और कुंदरकी में जो हुआ उसके मैंने प्रमाण देखे हैं। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कुंदरकी के जो प्रमाण हैं वो पूरी तरह साबित करते हैं कि फ्रॉड था वो चुनाव। मैं बहुत संभल के इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, दिन रात नहीं करता। कुंदरकी में जो हुआ वो शुद्ध फ्रॉड था। क्या बाकी इस जगह पे ऐसे सबूत मिल गए हैं? जी नहीं। अभी तक आपने बिल्कुल ठीक बताया, अभी तक जो प्रमाण हैं, जो कुछ विपक्ष ने रखे, वो शक पैदा करने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। जांच के आधार बनाने के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। क्या अंतिम प्रमाण दे सके हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। अंतिम प्रमाण कैसे आएगा? मैं इस सब एक बात आपको अंडरलाइन कर देना चाहता हूं। अंतिम प्रमाण कौन देगा, कैसे आएगा? अंतिम प्रमाण तब आएगा जब मुझे पता लगे कि इन 1 लाख लोगों में से जो वहां पे थे महादेवपुरा में, उनमें से कितनों ने वोट दिया, और जहां पे इन लोगों ने वोट दिया वहां पे बीजेपी का वोट कितना बढ़ा और घटा। अब कितनों ने वोट दिया इसका आंकड़ा तो चुनाव आयोग के पास है ना।
तो चुनाव आयोग खुद अपना ताला लगा के बैठा है और कह रहा है वो दस्तावेज लगाओ जिसके ऊपर वो खुद ताला लगा लेकिन के योगेंद्र बैठा है। योगेंद्र जी जब तक चुनाव आयोग नहीं शामिल होगा तो कैसे ठीक है। प्रमाण पर ये जो महादेवपुरा है, इसमें बीजेपी तो बाकायदा डिटेल्स दे रही है और वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी हैं। हर चुनाव में, पिछले 4 चुनाव आप चले जाइए, वहां 60% बीजेपी वोट लेती है महादेवपुरा में, 60% तक वोट जीतती है। तो इस बार फिर यह कहना कि बीजेपी ये इसलिए जीत गई क्योंकि महादेवपुरा में बेईमानी हो गई, वहां 1 लाख वोटों में ये फर्जीवाड़ा हो गया, समझ नहीं आया ये। देखिए 1 लाख वोट यदि ऐसे हैं जो कि संदिग्ध हैं, अभी हम नहीं जानते कि फर्जीवाड़ा हुआ है, हम केवल जानते हैं कि वो संदिग्ध है। पहली प्राइमा फेसी ये मामला बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें होना क्या चाहिए? जांच होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जुमला फेंक दिया, मैं 1.5 लाख लोगों को कैसे नोटिस दे दूं। भाई साहब, आपसे नोटिस देने को कोई कह ही नहीं रहा था, आप खुद इंटरनल जांच करवाइए ना। और एक सिंपल सी बात है यहां पे कि चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कहता, चलिए मान लीजिए नेता विपक्ष ने नहीं कहा, चलिए मेरे जैसे किसी सड़क पे चलते व्यक्ति ने कह दिया, आरोप तो गंभीर है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? इंटरनल जांच भी अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं करवाई है, जबकि ऐसी चीज हो तो वहां बेसिक रूल होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई वो उसकी जांच नहीं करेंगे, जांच कोई बाहर से करेगा। इस देश के किसी जज को बुलाइए, ऐसा जज जिसकी ऐसी रेपुटेशन हो कि कोई राहुल गांधी उस पर उंगली ना उठा सके, कोई तेजस्वी उंगली ना उठा सके, ऐसे जज से करवा लीजिए ना, क्यों डर लग रहा है आपको? योगेंद्र जी, एक चीज और, महाराष्ट्र की क्योंकि बात हुई और बार बार महाराष्ट्र में, और आपने भी अपने आर्टिकल में लिख दिया कि 48 लाख वोटर जुड़े, 9 लाख कटे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच। लेकिन योगेंद्र जी, आप तो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और मुझे पता है कि आप बहुत डेटा में रहते हैं और बहुत रिसर्च भी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा योगेंद्र जी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि 48 लाख वोटर लोकसभा और विधानसभा में महाराष्ट्र में जुड़ गए। पिछले चुनाव में 30 लाख जुड़े थे, उससे पिछले चुनाव में भी करीब 20-25 लाख जुड़े थे। तो ये 48 लाख का आंकड़ा इतना बड़ा करके बताया जा रहा है जैसे पता नहीं 50 लाख, और राहुल गांधी 1 करोड़ कहने लगे हैं। वो 1 करोड़ तो नहीं, कहीं नहीं है आंकड़ा। 1 करोड़ का प्रमाण मैंने कहीं नहीं देखा है। 57 लाख कहना सही होगा, क्योंकि 48 लाख जुड़े, 9 लाख कटे, इसलिए लोग 39 बोल देते हैं, पर 39 सही नहीं है, 57 लाख का आंकड़ा है। इसमें 2 नई चीजें हैं जो विचित्र है। नंबर 1, इससे पहले के 3 जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए, उसमें अगर आप 5 साल में जुड़े हुए वोट और अंतिम 6 महीने में जुड़े हुए वोट की तुलना करें तो हर बार 5 साल में ज्यादा जुड़े थे, अंतिम 6 महीने में कम जुड़े थे। ये पहली बार है कि 5 साल में कम जुड़े और अंतिम 6 महीने में ज्यादा जुड़े। नंबर 2, भारत सरकार एडल्ट पॉपुलेशन के आंकड़े जारी करती है। महाराष्ट्र पहला इंस्टेंस है, महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है कि महाराष्ट्र की जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर है। इन 2 चीजों के आधार पर शक की गुंजाइश बनती है। और बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूं कि इस सब से जांच का आधार बनता है, शक का आधार बनता है, अंतिम प्रमाण अभी नहीं है। लेकिन अंतिम प्रमाण चुनाव आयोग के शामिल हुए बिना, चुनाव आयोग के पारदर्शिता के बिना अंतिम प्रमाण आ ही नहीं सकता किसी के पास। ओके। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अभी तो मैंने 1 सीट का सबूत दिया है, अभी तो बाकी प्रदेशों में भी मैं सबूत दूंगा, ऐसा लग रहा है, आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, इसका कोई एंड गेम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यानी ये मुद्दा भी आपके हिसाब से और बड़ा, पूरे देश में देशव्यापी बनने वाला है? बनेगा, अगर चुनाव आयोग इस तरह के काम करेगा तो आप बताइए और हो क्या सकता है। चुनाव आयोग, मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक मायने में टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या फॉलिंग पॉइंट कह लीजिए उसको, कि उसमें बिल्कुल साफ था कि भाई हम कोई जांच नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, तुम सबूत दो, तुम देश से माफी मांगो। इसका मतलब है कि हम किसी किस्म, मतलब ठीक है आपको राहुल गांधी से प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपको इस देश की जनता से तो प्रेम है ना। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता आप में भरोसा करे, आप ऐसा क्यों नहीं करते जिससे जनता भरोसा कर सके? इसलिए मुझे बहुत चिंता है इस चीज को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद योगेंद्र जी। राष्ट्र की बात, मैं वैसे एक सर्वे पे टिप्पणी करना चाह रहा था, अगर आप अनुमति दें। हाँ, बोलिए ना। क्योंकि मैंने जीवन भर सर्वे किया और मैं सर्वे का सम्मान करता हूं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं सर्वे देखते गाली देना शुरू करते हैं। मैं अमिताभ जी से आग्रह करूंगा 2-3 चीजों की वो शेयर करें। आपने सही बताया, आपने ग्रामीण और शहरी बताया, आपने महिला पुरुष बताया, लेकिन चूंकि आपने सर्वे टेलीफोन से किया है बिहार में, और अच्छा किया आपने स्पष्ट रूप से बताया, आप ये भी बताएंगे कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, कितने शिक्षित थे, अशिक्षित थे, या बिहार है तो चलिए जाति बता दीजिए, उससे थोड़ा विश्वास बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं सर्वे करता था तो मैंने एक चीज सीखी थी, लोगों से कभी वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसकी जानकारी उन्हें नहीं। तो
बजाय ये पूछने के कि आपके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज हैं या नहीं। अगर मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, आप ऐसा कीजिए, सर्वे में पूछ दीजिए आपके पास अमेरिकी कोई ऐसी डिग्री है या नहीं है ना। जब ऐसे सवाल हम पूछते हैं, सामान्यतः जो हम किया करते थे, हो सकता है अमिताभ जी ने किया हो सकता है ना किया हो, हम सबसे पहले पूछते थे क्या आपको जानकारी है कि चुनाव आयोग ने दस्तावेज मांगे, क्या आप जानते हैं कौन से दस्तावेज मांगे। उसके बाद जिसे जानकारी होती थी उससे पूछते थे कि आपके पास ये है कि नहीं है। जिसे जानकारी नहीं उससे मैं क्या प्रश्न पूछूंगा। दूसरा, कभी भी मैं ये प्रश्न नहीं पूछता आपके पास 11 दस्तावेज हैं कि नहीं। इसके दूसरे भी हुए, सीएसडीएस ने भी किया है, हम लोगों ने भी सर्वे किया है। हम लोगों ने जो किया, हो सकता है उनके पास समय की कमी रही हो, दिक्कत होती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तरीका पूछने का ये है, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद देखिए कि 11 में से एक है कि नहीं है। अगर अमिताभ जी इसको दोबारा करें, टेलीफोनिक सर्वे है, 2 दिन में आप दोबारा भी कर सकते हैं, आप वो करके आंकड़े लेके आइए, मुझे बहुत रुचि रहेगी और मुझे विश्वास है कि सच देश के सामने आएगा। अमिताभ एक टिप्पणी करेंगे, उसके बाद योगेंद्र जी भी चले जाएंगे। बोलिए अमिताभ। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं मानक गुप्ता, तो पूरी डिबेट देखिए और बीजेपी प्रवक्ता मानक गुप्ता पे भड़केंगे और साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी धज्जियां उड़ाएंगे। तो डिबेट पूरी देखिए। योगेंद्र यादव जी हम सबके मेंटर हैं और सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में, तो जो भी उन्होंने हमें आगे के सर्वे के लिए गाइडलाइंस बताएं, हम उनको जरूर फॉलो करेंगे और उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह जी, पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि योगेंद्र जी का कहना बड़ा साफ है। वो कह रहे हैं अभी तक बेईमानी का सबूत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को ही यह तय करना है कि सबूतों में दम है या नहीं है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा? नहीं, चुनाव आयोग ने तो बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि ये सब मिसलीडिंग है, परंतु उसके उत्तर में, चुनाव आयोग के इस उत्तर में वापस जवाब क्या आ रहा है? मां बहन की गाली निकाली जा रही है। मानक इतने साल हो गए, आज राजनीतिक जीवन में लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, 49 साल हो गए राजनीतिक जीवन में काम करते करते। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना था कि आप पब्लिक मंच से प्रदेश के प्रधानमंत्री की माता जी को गालियां निकालेंगे। आप उनको कीड़ा, कॉकरोच, ये सब अलग अलग भाषा यूज, छिपकली, पंच, चमगादड़, क्या क्या भाषा आपने इस्तेमाल करी, प्रधानमंत्री जी ने करी, वो भी गलत है। परंतु आज तो हदें पार हो गई। आप मतलब आपके पास अगर तार्किक कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ से तर्कसंगत है? और ये जो बार बार योगेंद्र यादव जी आकर माधोपुरा का गाना गाते हैं, कृपा कर देश के, आप तो बड़े, योगेंद्र यादव बहुत पुराने लोगों में से हैं, वो सीट लगातार हम लोग जीते आ रहे हैं। जब से सीट बनी है 2014 के बाद से लगातार हम वो सीट जीतते आ रहे हैं माधोपुरा, और इतनी मार्जिन से जीते आ रहे हैं। परंतु कभी क्या किसी ने पूछा कि धूले के अंदर एक मालेगांव सीट है, वो 1 लाख, हम पूरा धूले जीते हुए आते हैं, हम मालेगांव में आकर चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि हम लोग 1,94,000 वोट से हम वो सीट हारे, और मालेगांव का, सॉरी 1,90,000 से हारे, और 1,94,000 का फर्क था मालेगांव में। और इसलिए कहते ना वोट चोरी हो गई, वो उत्तर दे, इलेक्शन कमीशन उत्तर दे। अरे आप मतलब मैं जो अच्छा जांच करवाने में क्या दिक्कत है आरपी सिंह जी? तो उसका कोई इलाज गड़बड़ी ही है, ये साबित हो जाएगा कि भाई गड़बड़ी है, बेईमानी नहीं है, एरर है, त्रुटियां हैं। जांच क्या होगी? यही साबित हो जाएगा। वोटर ने किसको, मानक भाई ये कैसे जांच होगी? वोटर ने किसको वोट दिया? जो जांच का फिर इनके हिसाब से तो एक ही तरीका है, जो कह रही है, जो करना चाहते हैं देश में, ये जो देश में किसको वोट दिया ये पता लगाने की जरूरत नहीं है आरपी सिंह जी। किसको वोट दिया यही पता लगा लिया जाए कि डुप्लीकेट नाम है, या फिर जो शिफ्टेड हैं उन्होंने तो वोट नहीं दिया, और डुप्लीकेट ने 2 बार तो वोट नहीं दिया। अगर यही साबित हो जाए तो ये सारे आरोप गलत हो जाएंगे। अच्छा, मैं उसी पैरामीटर पे मैं आपको उदाहरण देकर कह रहा हूं ना। धूले के अंदर हम लोग धूले रूरल, धूले सिटी, सुखेता, मालेगांव आउटर जीत कर आते हैं, बगलान जीत कर आते हैं, और मालेगांव सेंट्रल में आकर 1,94,000 वोट से हार गए। अब हम इस पे भी करने जांच जी। ओके अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप चुनाव लड़े, फिर ये कह देना एक मिनट और दे दो, क्योंकि सारे प्रश्न हमारी तरफ हैं, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा बुद्धि का उपयोग करने वाली बात है। कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो मेरे पास इलाज नहीं है। एक बात और बार बार कहते हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। अरे
अभिषेक मनु सिंघवी ने 2018 के अंदर खड़े होकर कहा था कि बीआरएस से 70 लाख लोग वोट नकली बना रखे हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोट काटे भी, और रेवंत रेड्डी साहब उसका ताड़ियां बजा रहे थे, तारीफ कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। ओके, अखिलेश प्रताप ओवैसी साहब की लोकसभा के अंदर 5,41,000 वोट काटे। अखिलेश जी बोलिए, आपकी बारी। अखिलेश जी बोलिए। वो भी तारीफ कर रहे मानक थे। जी, अरे इनको चुप तो कराइए। सुनिए मानक जी, इन्हें राहुल गांधी से नफरत देखिए ना, है, आगे देश ना के लोगों से भाषा नफरत है। फूट के निकलती है। प्लीज आप प्लीज भैया, 2 बार आपको चुप तो कराइए। आप नहीं चुप हो हमने रहे। तो नहीं आपको कहा चुप तो अभी कराइए। आपका सबका जवाब दूंगा, थोड़ा धीरज रखिए। टेनर है वो दिखता है। अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना, बोलने नहीं से बोलवा लीजिए। अरे आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए ना, फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर आ रही है। तो आप में है मेरे भाई, फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही तो है। आप में है। अखिलेश जी बोलिए। जी अभी बता रहा हूं। देखिए मानक जी, राहुल गांधी से नफरत है, देश के विपक्ष से नफरत है, जनता से नफरत है, कर लें, कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ अपने ही अनुराग ठाकुर और अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, उसी की जांच कर दें। इन्हीं के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये विपक्ष की नहीं सुनेंगे। आरोप नहीं लगाए, तानाशाह किसी की नहीं सुनता है। चुनाव के तथ्य पेश आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी प्लीज, सबको सबने आपको सुना। आरपी सिंह जी सबने आपको सुना, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आरपी सिंह जी नहीं, सुनिए, बोलिए अखिलेश जी। इन्हें सुन लीजिए। हाँ, अगर इनका एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर ये बोलते हैं कि इन 6 लोकसभा चुनाव में भी इसी पैटर्न से इतने वोट थे, तो यही तो आरोप राहुल जी भी लगाए थे, उसी की जांच कर लें। राहुल जी को तो 6 महीने लगे एक विधानसभा के जांच करने में, अनुराग ठाकुर को तो 6 लोकसभा की 6 दिन भी नहीं लगे, 6 घंटे भी नहीं लगे जांच करने की। क्यों नहीं जांच करा रहे? क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मानक जी देखिए, लक्ष्य क्या है? इस देश में समस्त संवैधानिक संस्थाओं पे आदरणीय मोदी जी बीजेपी का कब्जा है। एक मताधिकार के अधिकार की आजादी इस देश के नागरिकों की है, उस पर भी एक कब्जा किए हुए थे और भी कब्जा करना चाहते हैं, और उसका भंडाफोड़ राहुल जी ने कर दिया। चिंता इनको इस बात की है कि जनादेश जनता ने नहीं दिया, लेकिन लूट के हमने पा लिया, वाह 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 हमारी सरकार है। वो दिन जाने वाले हैं, हटते ही इतनी कलैयां खुलेंगी कि इन्हें भी पता है। और यहां अन्य आप शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो योगेंद्र यादव ने बातें बताई आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। शब्दावली का मादर सुनाऊं, 173 हेट स्पीच पिछले साल दिए थे, सर्वे में है 111 हेट स्पीच उनकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कभी वो नंबर 1 होते हैं, कभी यूपी के सीएम नंबर 1 पे होते हैं। भाषा की मर्यादा बीजेपी बताएगी इस देश के लोगों को, सबको इसके बारे में पता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने जो बातें बताई वो आपको कितनी सही लगी उस पर भी जरूर बताइए, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस मुद्दे यानी वोट चोरी के इस मुद्दे का कोई भी एंड गेम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर बोलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई सबूत की बात नहीं कर रहा है, कोई जांच की बात नहीं कर रहा है। और जैसा योगेंद्र यादव ने भी कहा, और यही बात सच है कि बिना इलेक्शन कमीशन के इसमें शामिल हुए इस मुद्दे का कोई हल निकल नहीं सकता, क्योंकि जांच होगी तो इलेक्शन कमीशन को उसमें अपना समर्थन करना पड़ेगा, विपक्ष के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सारे सबूत देने पड़ेंगे, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी, सीसीटीवी देने पड़ेंगे, तभी तो ये जांच होगी, तभी पता चलेगा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो झूठे थे या सच्चे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ एक बार, और उसमें भी धमकी देकर चला गया इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को कि वो माफी मांगे देश से कि उन्होंने जो आरोप लगाए वो सब मिसलीडिंग है। और उधर राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाल रहे हैं, उसके बाद उनका एक बड़ा ऐलान आया है कि अब जो हमने पहले बम फोड़ा था, अब उसके बाद हाइड्रोजन बम की बारी है, यानी
हाइड्रोजन बम का मतलब यह है कि अब वोट चोरी के और बड़े सबूत राहुल गांधी की तरफ से पेश किए जाएंगे। वो कब किए जाएंगे, डेट अभी तक नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने भाषण में, अपने बयान में ये बता दिया है कि अब भारत के अंदर वोट चोरी के ऊपर और बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं और सीटों का विश्लेषण देने वाले हैं। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि राहुल गांधी अब और कौन सी सीटों का जो है वोटर लिस्ट निकाल कर लाएंगे, कौन सी सर्वे किया है उन्होंने, कहां पर और कब ये जो है दूसरा सबूत दिया जाएगा, दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाने की बात वो कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे की, वो कब होगा। राहुल गांधी ने ये खबर तो दे दी है, अब देखने वाली बात होगी आखिरकार राहुल गांधी इसको कब जनता के सामने लाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने जो बात कही कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर अब जो और बड़े सबूत देंगे, यानी हाइड्रोजन बम की उन्होंने बात की थी, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। क्या वाकई में राहुल गांधी और ज़्यादा सीटों का सर्वे करके और वोट चोरी के इल्ज़ाम को पुख्ता करने वाले हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों ने इस डिबेट के अंदर देखा होगा कि एंकर मानक गुप्ता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से जांच का सवाल किया, यानी इलेक्शन कमीशन जांच क्यों नहीं करा रहा है, क्यों भाग रहा है जांच से, तो बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देखिए और किस तरीके से डिफेंड करने इलेक्शन कमीशन को बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के वोटों का पता चल जाएगा कि वोटों के पता करने की कांग्रेस बात कर रही है। मतलब सवाल क्या था, जवाब क्या दिया। वोटों का कोई पता नहीं करना चाहता है, किसने किसको वोट दिया उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, गड़बड़ी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उन सबके सबूत चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इस पर ज़रूर कमेंट करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और आप ये भी बता कर जाइए आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह या फिर बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह। आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाइए, आपको किसकी बातें सच्ची लगी, किसने आपको सही तरीके से समझाया और तर्क के साथ समझाया। तो आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपकी नज़र में कौन है, उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए।